हाँ, छंद वाले पिछली वीडियो में हम लोग गण तक पढ़े थे। अब उससे आगे आज हम लोग लघु और गुरु की गणना पढ़ेंगे। इसमें पहला नियम है अनुस्वार से युक्त वर्ण लघु होते हुए भी गुरु माना जाता है। जैसे संत, हंस। अब देखिए नियम कह रहा है कि अनुस्वार से युक्त वर्ण लघु होते हुए भी गुरु माना जाता है। जैसे संत शब्द में स के ऊपर अनुस्वार है और स वर्ण लघु है, लेकिन जब हम गणना करेंगे तो स की गणना गुरु में करेंगे। क्यों? कि यह नियम है कि अनुस्वार से युक्त वर्ण लघु होते हुए भी गुरु माना जाता है। वैसे ही हंस शब्द है, ह वर्ण लघु है, लेकिन ह के ऊपर अनुस्वार होने के कारण इसकी गणना हम गुरु में करेंगे। दूसरा नियम है विसर्ग से युक्त शब्द, विसर्ग से युक्त वर्ण लघु होते हुए भी गुरु माना जाता है। जैसे अतः, प्रातः। और यहां देखिए कि विसर्ग से युक्त वर्ण लघु होते हुए भी गुरु माना जाता है, यह नियम है। उदाहरण के लिए अतः, तो वर्ण के बाद विसर्ग लगा हुआ है और तो वर्ण जो है लघु है, किंतु जब इसकी गणना हम करेंगे छंद में तो लघु वर्ण होते हुए भी इसकी गणना हम गुरु में करेंगे। ठीक वैसे ही प्रातः शब्द है, प्रातः शब्द में तो वर्ण गुरु होते हुए भी जब इसकी मात्रा की गणना करेंगे तो इसकी गणना हम गुरु वर्ण में करेंगे। तीसरा नियम है चंद्रबिंदु से युक्त
चंद्रबिंदु से युक्त वर्ण लघु का लघु ही रहता है। जैसे हंसना, अब देखिए जिन वर्णों के ऊपर चंद्रबिंदु लगा रहता है और वे लघु होते हैं तो उनकी गणना में कोई अंतर नहीं पड़ता है, वे लघु के लघु ही रहते हैं। उदाहरण के लिए हंसना शब्द में ह वर्ण लघु है और उसके ऊपर चंद्रबिंदु है, लेकिन चंद्रबिंदु लगने से इसकी गणना में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, यह लघु ही माना जाएगा। चौथा नियम है संयुक्ताक्षर से पूर्व का वर्ण लघु होते हुए भी उसकी गणना गुरु में की जाती है। संयुक्ताक्षर से पूर्व का वर्ण अगर लघु है तो उसकी गणना हम गुरु में करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे गंध शब्द है, तो गंध शब्द में अंधा संयुक्ताक्षर है और संयुक्ताक्षर से पूर्व का वर्ण ग है, तो इस आधा न की कोई गिनती नहीं होती, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, बल्कि वैल्यू कहां होती है कि संयुक्ताक्षर से पूर्व का वर्ण लघु रहता है तो उसको हम उस संयुक्ताक्षर के बदले उसी को गुरु मान लेते हैं। तो गंध में ये अंधा संयुक्ताक्षर है और इसके पूर्व का वर्ण ग जो है ग है, तो यहां गौ को हम लघु न मानकर यहां गुरु मान लेते हैं। परंतु जब संयुक्ताक्षर से पूर्व के लघु वर्ण जब संयुक्ताक्षर से पूर्व के लघु वर्ण परंतु जब संयुक्ताक्षर से पूर्व के लघु वर्ण पर अधिक बल नहीं पड़ता अधिक बल नहीं पड़ता
तब वह लघु ही माना जाता है। जैसे तुम्हारे शब्द है, तुम्हारे शब्द में यह संयुक्ताक्षर है मह, मह से पूर्व का वर्ण तू क्या है, लघु वर्ण है। तो नियमतः यह तू गुरु में इसकी गणना होनी चाहिए, लेकिन इस तुम्हारे में तू के ऊपर ज्यादा बल नहीं पड़ने के कारण इसकी गणना संयुक्ताक्षर से पूर्व का वर्ण होते हुए भी लघु ही में होती है। अब अगला नियम, कभी कभी दीर्घ वर्ण भी आवश्यकता अनुसार कभी कभी दीर्घ वर्ण भी आवश्यकता अनुसार कभी कभी दीर्घ वर्ण भी आवश्यकता अनुसार लघु पढ़ा जाता है। जैसे करत जो वन सुर नर मुनि भावन, जैसे करत जो वनसुर नरमुनि भावन में जो वर्ण दीर्घ होने पर भी अधिक बल न पड़ने के कारण लघु ही माना जाएगा। तात्पर्य यह है कि किसी भी वर्ण का
लघु अथवा दीर्घ होना, उसके उच्चारण में लिए गए समय पर निर्भर करता है। अब अगला पॉइंट है छंद के भेद। फिर से देख लीजिए, पहला नियम कह रहा है कि अनुस्वार से युक्त वर्ण लघु होते हुए भी गुरु माना जाता है। जैसे संत और हंस, संत शब्द में स के ऊपर अनुस्वार है और हंस शब्द में ह के ऊपर अनुस्वार है, तो यह स और यह ह लघु होते हुए भी इसकी गणना गुरु में की जाएगी। दूसरा नियम है कि विसर्ग से युक्त वर्ण लघु होते हुए भी गुरु माना जाता है। उदाहरण के लिए दिया है अतः, अतः में तो शब्द के बाद विसर्ग है और प्रातः में भी तो वर्ण के बाद विसर्ग है, तो दोनों वर्ण जो है लघु होते हुए भी विसर्ग लग जाने के कारण इनकी गणना लघु के स्थान पर गुरु में होगी। तीसरा नियम है कि चंद्र बिंदु से युक्त वर्ण लघु का लघु ही रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसा हंसरा में ह वर्ण लघु है, इसके ऊपर चंद्र बिंदु है, किंतु चंद्र बिंदु के लगने से इसके लघु गुरु होने में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, यह लघु का लघु ही रहेगा। चौथा नियम है संयुक्ताक्षर से पूर्व का वर्ण लघु होते हुए भी उसकी गणना गुरु में की जाती है। जैसे गंध शब्द है, गंध शब्द में अंधौप संयुक्ताक्षर है और संयुक्ताक्षर से पूर्व का वर्ण लघु ग लघु है, इसलिए ग वर्ण लघु होते हुए भी इसकी गणना गुरु में की जाएगी। परंतु जब संयुक्ताक्षर से पूर्व के लघु वर्ण पर अधिक बल नहीं पड़ता तब वह लघु का लघु ही माना जाता है। बल पड़ने का मतलब यह हुआ कि जब उसका उच्चारण समय अधिक न लगे। उच्चारण समय का अधिक लगना मतलब उस पर बल पड़ना, और उच्चारण समय कम लगना इसका मतलब कि उस पर बल न पड़ना। जब बल नहीं पड़ेगा तो वह लघु ही माना जाएगा। पांचवा नियम है कि कभी कभी दीर्घ वर्ण भी आवश्यकता अनुसार लघु पढ़ा जाता है। जैसे करत जुबन सुर नर मन मुनि भावन, यह उदाहरण है। इसमें जो वर्ण जो है गुरु है, लेकिन इसका उच्चारण हम जल्दी से कर ले रहे हैं, उच्चारण में समय नहीं लगता है, जोर नहीं पड़ रहा है। क्या हम पढ़ते हैं कि करत जुबन सुर नर मुनि भावन, ऐसे हम पढ़ते हैं, तो जोग के उच्चारण में जोर नहीं पड़ने के कारण इसको गुरु होते हुए भी इसकी गणना हम लघु में करते हैं। तात्पर्य यह है कि किसी भी वर्ण का लघु अथवा गुरु होना उसके उच्चारण में लिए गए समय के ऊपर निर्भर करता है। अब आगे हम चलेंगे छंद के भेद।
छंद के भेद। छंद के 3 भेद होते हैं। पहला होता है मात्रिक छंद, पहला होता है मात्रिक छंद, दूसरा होता है वर्णिक छंद, और तीसरा होता है मुक्त या मुक्तक छंद। अब हम लोग पढ़ेंगे पहला मात्रिक छंद के बारे में। मात्रिक छंद वे छंद हैं जिनके प्रत्येक चरण में निश्चित मात्राएं होती हैं। मात्रिक छंद वे छंद हैं जिनके प्रत्येक चरण में निश्चित मात्राएं होती हैं। वर्णों की संख्या भले ही कम या उससे अधिक हो। मात्रिक छंद वे छंद हैं जिनके प्रत्येक चरण में निश्चित मात्राएं होती हैं। वर्णों की संख्या भले ही कम या अधिक हो जाए। जैसे दोहा, सोरठा, रोला, चौपाई,
अब मात्रिक छंद के तीन भेद होते हैं। इस छंद के भी तीन भेद हैं। पहला है सममात्रिक छंद। दूसरा है अर्ध सममात्रिक छंद। और तीसरा होता है विषम मात्रिक छंद। अब इसके पहले भेद के बारे हम लोग पढ़ेंगे, सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद वे छंद हैं जिनके प्रत्येक चरणों में चरण में समान मात्राएं हों। जैसे चौपाई, रोला, गीतिका, सममात्रिक छंद वे छंद हैं जिनके प्रत्येक चरणों में मात्राओं का क्रम समान हो या बराबर मात्राएं हों। उदाहरण के लिए चौपाई, रोला, गीतिका, हर गीतिका, रूपमाला। हाँ, दूसरा नंबर आता है अर्ध सममात्रिक छंद। अर्ध सममात्रिक छंद वे छंद हैं
अर्ध सममात्रिक छंद वे छंद हैं जिनके प्रथम और तृतीय चरणों में तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरणों में मात्राओं का क्रम समान हो। अर्थात पहले और तीसरे चरण में समान मात्रा और दूसरे एवं चौथे चरण में समान मात्रा होना चाहिए। अब जैसे दोहा, सोरठा, बारहवां आदि तीसरा नंबर आता है विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद वे छंद हैं विषम मात्रिक छंद वे छंद हैं जिनके प्रत्येक चरण में मात्राओं का क्रम अलग अलग हो। जैसे कुंडलिया, छप्पर आदि। इसी के साथ आज मैं इस वीडियो में अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं और शेष अगले वीडियो की प्रतीक्षा में
किंतु एक निवेदन मैं फिर आप लोगों से कर दे रहा हूं कि आप लोग वीडियो देखने के पश्चात लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह जो है मेरी पारिश्रमिक समझ करके ही भले करें, लेकिन आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।